नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया है खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। दिल्ली में पीएम मोदी के साथ मालदीव के सदर ने की मुलाकात। दो तरफा रिश्तों के विजन दस्तावेज पर हुआ इत्तेफाक। अब मालदीव में भी हो सकेगी रुपए कार्ड से अदायगी। दोनों मुल्कों के सरबराहों की मौजूदगी में हुई शुरुआत। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव और उनके दोनों बेटों को राहत। राउत एवेन्यू कोर्ट ने मंजूर की जमानत। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती के पुख्ता इंतजामात। कांग्रेस खैमा हुकूमत साजी के लिए पुरजोश। और गजा इजराइल जंग को पूरा हुआ 1 साल। पाकिस्तान के लोगों ने बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर कर किया एहतजाज। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात में हिंद और मालदीव के बीच कई समझौते हुए और दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए कई इकदाम पर इत्तेफाक हुआ। मुलाकात के बाद मालदीव में रुपे कार्ड से अदायगी की शुरुआत हुई। पीएम नरेंद्र मोदी और मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो इस तरह के पहले लेन देन के गवाह बने। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो ने मालदीव में हनीमाधु बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के रनवे का वर्चुअल इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने मीडिया के लिए इस मुलाकात के अहम नुकात पर रोशनी डाली। फ्रेंड्स, हमने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। एकता हार्बर प्रोजेक्ट में काम तेजी से चल रहा है। हम मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना सहयोग जारी रखेंगे। इंडियन ओशन रीजन में स्थिरता और समृद्धि के लिए हम मिलकर काम करेंगे। हाइड्रोग्राफी और डिजास्टर रिस्पांस में सहयोग बढ़ाया जाएगा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में फाउंडिंग मेंबर के रूप में जुड़ने के लिए मालदीव का स्वागत है। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो ने भी इस मौके पर बताया कि हम एक विजन दस्तावेज पर मुत्तफिक हुए हैं जो हमारे लिए दो तरफा रिश्तों की समत तय करेगा। Between our two countries. We agreed on a comprehensive vision document charting the course of our bilateral relationship. A vision for comprehensive economic and maritime security partnership will encompass development cooperation, trade and economic partnerships, digital and financial initiatives, energy projects, health cooperation, as well as maritime and security cooperation. India is a key partner in the socio-economic and infrastructure. दिल्ली में लेबनान के सफीर डॉक्टर रबी नरश ने कहा है कि इस वक्त लेबनान में तकरीबन 4000 हिंदुस्तानी शहरी रह रहे हैं और वो पूरी तरह महफूज है। हम उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने की कोशिश है। अभी तक हुकूमत हिंद की तरफ से अपने शहरियों को लेबनान से निकालने के लिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। हुकूमत हिंद ने लेबनान की अपील से पहले ही लेबनान को इंसानी इमदाद भेजने की पेशकश की थी। They are our dear guests. We have about 3,000 to 4,000 Indian nationals currently residing in Lebanon. They are, of course, they are as safe as the families and the establishments they work with. We are making sure that they will be safe. So far, there is no call from the Indian government to evacuate. No advisory, but I mean the situation, as you all see, is getting worse due to the offensive from Israel. So, given the current conflict and situation, any kind of humanitarian assistance that you are seeking from the Indian government? Indian government voluntarily propose humanitarian aid to Lebanon even before asking. So yes, we are in the process of organizing some aid
to be sent to Lebanon. Medicine, medical supplies, and later. जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती के लिए हिफाजत के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। रामबन के एसएसपी कुलवीर सिंह ने हिफाजती इंतजामात की तफसीलात मीडिया को बताई। ये यूजुअली काउंटिंग सेंटर के ऊपर 3 टायर सिक्योरिटी रहती है। वो 3 टायर सिक्योरिटी परफेक्ट रहेगी, उसमें किसी किस्म का ब्रीच नहीं हो पाएगा। उसके अलावा टाउन्स के ऊपर जहां भी हमें लगता है कि सेंसिटिविटी है, तो उस टाउन्स के ऊपर हमने प्रॉपर डिप्लॉयमेंट निकाली है और प्रॉपर उसमें मैन पावर लगेगी। इसके अलावा जहां पे भी सेलिब्रेशंस हो सकती हैं, उसके लिए भी हमने पूरे इंतजाम किए हैं ताकि कोई किसी किस्म का परेशानी किसी लेवल पे ना आए। सभी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने सभी इंतजाम किए हैं और हमें लगता है कि पर्याप्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हुए हैं और सब ठीक ठाक निकल जाए। मैं पब्लिक के लिए जरूर ये कहूंगा कि आप ओवर एंथुसियास्टिक ना हो जाइए। जो भी जीते, हमें नहीं कहते हैं कि सेलिब्रेट ना कीजिए, सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के अंदर। इतना ना हो कि किसी की फीलिंग्स को हर्ट हो, किसी दूसरे के किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस हो जाए। अगर इस टाइप का होगा तो कानूनी कार्रवाई से हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने उस सबका इंतजाम किया हुआ, हमने पूरे टाउन को अंदर सिक्योरिटी लिया हुआ और ये सुनिश्चित किया है कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। सभी लोग हमारे शहरी जो हैं आज के दिन में एनलाइटन शहरी हैं, वो ठीक तरह से बिहेव करेंगे और मुझे लगता है जो हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट सभी एक्सपेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं, सब कुछ ठीक हो जाए। राजौरी के एसएसपी रणदीप कुमार ने भी वोटों की गिनती के मौके पर किए गए हिफाजती इंतजामात की तफसील मीडिया के सामने रखी। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल काउंटिंग डे है, काफ़ी एंथुजियाज्म है कैंडिडेट्स में भी, उनके सपोर्टर्स में भी। तो कल के लिए सिक्योरिटी के हमने पूरे इंतजाम किए हैं, जिसमें कि पैरामिलिट्री फोर्स, अपनी पुलिस फोर्स, इनका प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट किए हैं और सिटी में कुछ कट ऑफ जोन्स और कुछ नो ट्रैफिक जोन्स भी आइडेंटिफाई किए हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी यहाँ पे उस दिन पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं, वो कैंडिडेट्स हों या चाहे उनके एजेंट्स हों या फिर जो स्टाफ आ रहा है या मीडिया पर्सन्स आ रहे हैं, वो अपना अपना आइडेंटिटी कार्ड जो इशूड है वो प्लीज़ डिस्प्ले करिए, ताकि सिक्योरिटी पर्सन्स जो भी हमारे डिप्लॉयड हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत ना हो। और क्योंकि ये सब आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है और ना ही कोई दिक्कत आए। मैं ये भी कहूँगा कि उनको जो भी सिक्योरिटी पर्सनल्स हमारे डिप्लॉयड होंगे उनके साथ सिक्योरिटी चेक में कोऑपरेट करें। सर, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी लगाई गई है? जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा फोर्सेज जैसे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और हमारी पुलिस फोर्स है, वो सारी की सारी डिप्लॉयड होगी और पुख्ता हमने सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए हैं। हमारी स्पेशल क्वार्टीज भी होंगी, पूरा अच्छे तरीके से हमने सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया हुआ है। ड्रोन वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाएगा जो जी बिल्कुल, हाँ, हमारा सर्विलेंस इक्विपमेंट्स जितने भी हैं सारे के सारे सर्विलेंस इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ करेंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में अपनी जीत का रुझान सामने आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी को भी अपनी सरकार में शामिल करने का इशारा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हमें जरूरत नहीं भी पड़ी तब भी हम पीडीपी का साथ लेंगे, क्योंकि हमें इकट्ठे चलना है। इस रियासत को बचाने के लिए सबको कोशिश करनी है। मैं उनका यानी महबूबा मुफ्ती का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग इकट्ठे रियासत को बनाने की कोशिश करेंगे। अगर पहले से इंसान खदशात रखेगा फिर काम नहीं चलता, क्योंकि हम लोगों ने इकट्ठे, अगर इस रियासत को बचाना है तो हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के इस रियासत को बचाना है, उस तूफान से निकालना है जिसमें यह रियासत आज 10 साल से है। क्या क्या बताऊं आपको। अभी मैं जम्मू से आया हूं, जम्मू की जो मैंने हालत देखी, मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूं, मुझे रोना आया। सड़कें बर्बाद, कहीं लाटू नहीं जल रहा, सारी सड़कें। मैं कहता हूं अल्लाह, ये हो क्या गया? क्या ये समझते हैं जम्मू हमारी जेब में है? और उसको छोड़ दिया। अफसोस तो मुझे इस बात का है, G20 यहां जम्मू में क्यों नहीं? एम्बेसडर्स यहां जम्मू में क्यों नहीं? अभी इलेक्शन के वक्त में एम्बेसीज के लोग लाए, जम्मू में क्यों नहीं? लेकिन अगर वहां होगा फिर लोग कहेंगे यहाँ क्यों नहीं? मैं आपसे कहता हूं, सुनिए, वहां जरूरी था इसलिए कि उनकी हालत भी देखें। अगर आप जाएंगे, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, आपको रोना आएगा उनकी हालत देखकर। कोalition पर आप कितना
निर्भर है, शायद किसी और का सपोर्ट जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि जो दूसरा बयान आया देखिए, चीफ महबूबा मैं आपसे कहता हूं, अगर हमें जरूरत भी नहीं पड़ी हम तब भी लेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने चलना है, इकट्ठे चलना है। इस रियासत को बचाने के लिए हमने सबने कोशिश करनी है। ये बड़ी मुश्किल में है ये रियासत, और काम बड़े सख्त है। यहाँ के बच्चों का हाल देखिए, पढ़े लिखे, सबसे बड़ी बड़ी तालीम है, दर बदर, महंगाई आसमान पे है, ड्रग मैनेस जो आज देखते हैं आप, उनकी हालत देखिए, सारे ठेके बाहर वालों के, आप रेत का एक चम्मच नहीं निकाल सकते। महबूबा मुफ्ती का सपोर्ट सुनने में आया है कि उन्होंने कुछ ऑफर की। मैं उनका शुक्रिया करता हूं, दिल से शुक्रिया करता हूं कि हम लोग इकट्ठे रियासत को बनाने की कोशिश करेंगे। आपसे बात होगी महबूबा मुफ्ती? नहीं, मेरी कुछ बात नहीं, मैंने सिर्फ अखबार में पढ़ा है रिगार्डिंग ये जो आप सवाल कर रहे हैं। तो अभी कितनी उम्मीद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो एलजी रूल चल रहा है, राहत शायद मिल जाए? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी यहाँ पे स्टेटहुड वापस हो जाएगा, सारे पावर्स गवर्नमेंट को आएंगे और गवर्नमेंट ईमानदारी से काम करना शुरू करेगी। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, अभी हमने एक प्रोटेस्ट यहाँ पर जो सॉलिडेटरी प्रोटेस्ट था ऑर्गेनाइज्ड बाय CPIM, तो वहाँ पे जो कत्ल-गारत हो रही है, ये यूसुफ तारगामी साहब का बयान है कि सुनने में आया है कि इंडिया की तरफ से वेपन्स भेजे जा रहे हैं इजराइल। आप देखिए, वो बहुत सबक खतरनाक सूरत हो रही है वेस्ट एशिया में, जो इजराइल आज बमबारी कर रहा है, न सिर्फ फलस्तीनियों पे, लेबनान पे, शाम पे, इसके साथ साथ ईरान पे। आप देखिए कि अगर इससे लड़ना है और हमने वहां पे अमन लाना है, अगर हिंदुस्तान की तरफ से ये वेपन जा रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा ये वेपन छोड़ दीजिए, बल्कि कोशिश ये करिए कि उनमें दोस्ती का माहौल पैदा करने की कोशिश करें। जब ये यूक्रेन और रशिया के बारे में आज कर रहे हैं कोशिश कि वो वॉर खत्म हो, मैं समझता हूं इनको ये गुड ऑफिसर्स। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद में शामिल कांग्रेस के लीडर पवन खेड़ा ने भी भरोसा जाहिर किया है कि लंबे इंतजार के बाद अब जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी पसंद की सरकार मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत सरकार होगी जो अपने वादे पूरे करेगी और जम्मू कश्मीर को फिर से मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। जो हैं जो चुनावी सर्वे होते हैं, वो इंडिकेशन जैसे आपकी मुस्कान को और बढ़ाने वाली बातें लेकर आ रहे हैं। इस बीच फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान आया कि अगर नंबर्स हमारे नहीं भी रहते हैं या रहते हैं तो भी अगर PDP जाना चाहती है तो उसका स्वागत है। इस तरीके की फोर्सेस जो जम्मू कश्मीर के अंदर एड ऑन कर सकें उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनका हम स्वागत करते हैं। देखिए, हमें इस बात का भरोसा जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को होना जरूरी है कि अब बड़े इंतजार के बाद उनको उनकी मनचाही सरकार मिलने जा रही है। मजबूत सरकार होगी, अपने वादे पूरे करेगी और उनकी पूर्ण राज्य के दर्जे की लड़ाई को लड़ेगी। सिर्फ हार और जीत दोनों का ही समीक्षा दोनों ही पार्टियां करेंगी। आप लोग कल के नतीजों की समीक्षा किस तरीके से देखते हैं? राष्ट्रीय राजनीति पे आप कैसे देखते हैं? इसका असर क्या पड़ने वाला है? न केवल स्टेट की राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति पे इसका असर क्या पड़ेगा? वो तो हम बाद में चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल कल की पूरी तैयारी है, हमें पूरा भरोसा है। हम भारी बहुमत से हरियाणा में और भारी बहुमत से जम्मू कश्मीर में जीतने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। उसके बाद समीक्षा जीत की करेंगे और आपको जरूर साझा करेंगे। हरियाणा के अंदर तो नंबर हर तरीके से आप लोग बता रहे हैं, आपके नेता भी चाहे दीपेंद्र हुड्डा हों, चाहे शैलजा जी हों, सभी कह रहे हैं नंबर्स हमारे हाथ में हैं और सभी लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि जो है मुख्यमंत्री की लाइन में हम लोग भी हैं। क्या कुछ रहेगा आगे उस तरीके की, उसके लिए क्या तैयारी? हमारी पार्टी की एक प्रक्रिया है, व्यवस्था है मुख्यमंत्री चुनने की, उसी प्रक्रिया का हमेशा अनुकरण किया जाता है, इस बार भी किया जाएगा।
हरियाणा में कांग्रेस की जीत का रुझान सामने आने के बाद कांग्रेस के खेमे में हुकूमत साजी की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के लीडर और साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने रिटायरमेंट के इम्कान को खारिज कर दिया है। देखिए, चुनाव हुआ है, मैंने कल भी कहा, आज भी कहा है, हरियाणा के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया सबने। बहुत शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हुआ है, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, इस बात की हार्दिक बधाई देता हूँ। सर, आपने पहले भी कहा वोटिंग तो ठीक अच्छी है, 68%। सर, आपने पहले भी कहा था कि रिटायर नहीं हुए हैं, अपना टायर हुए हैं, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी आप रिटायर? अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। बोलो, तो हैट्रिक लगाएंगे सर आप? तो हैट्रिक लगाने को तैयार है? नौजवानों को मौका देंगे क्या सर? हैट्रिक लगाने को तैयार है या टायर नहीं है? मैं क्या लगता हूँ आप? कांग्रेस के लीडर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि हमारा मकसद हरियाणा में बदलाव लाना है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाना है ताकि हरियाणा को एक नई शुरुआत मिले। पहला और अंतिम लक्ष्य हमारा सबकी मेहनत का एक था कि हरियाणा में बदलाव हो, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। बदलाव होना जरूरी था, कांग्रेस की सरकार हरियाणा बनना जरूरी, ताकि हरियाणा को एक फ्रेश स्टार्ट मिले, हरियाणा आगे की तरफ देखे। भाजपा की जो 10 साल का कुशासन था, भाजपा ने कोई सकारात्मक काम नहीं किया, केवल भाई को भाई से उलझाया, कहीं धर्म पे, कहीं जाति पे, कहीं क्षेत्र पे, और हरियाणा को उलझा के रख दिया और हरियाणा को पीछे लेके जाने का काम भाजपा ने किया। अब एक नई शुरुआत हरियाणा में हो और हरियाणा देश के सबसे विकसित राज्य के रूप में उभर के आए, सबसे खुशहाल राज्य के रूप में उभर के आए, ये हमारा लक्ष्य था बदलाव का। वो लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है हम सबने। इसके आगे जहां तक किसको क्या जिम्मेदारी मिले, अगली कौन सी सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की तो अपनी एक प्रणाली रही है, अपनी एक पद्धति रही है। पिछले दशकों से बड़ी सरल सी हमारी एक प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेता है। विधायक दल चुन के आता है, विधायक दल की बैठक होती है, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं जो विधायक दल से बातचीत करके उनकी भावनाओं को केंद्रीय नेतृत्व के लिए पहुंचाता है, और केंद्रीय नेतृत्व अपने विवेक से जो अंतिम फैसला करे, वो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी कांग्रेस का परिवार उस फैसले को आगे लेके बढ़ते हैं, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। ये दशकों से कांग्रेस की एक प्रक्रिया चली हुई है, जिसका प्रदीप जी आपको भी जानकारी पूरी है, जिसकी आप कवर करते रहते हैं। आपने तो कई इस तरह की बैठकों में आपको देखा गया है हमने, तो इसमें प्रक्रिया वही रहेगी और अंतिम निर्णय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा और हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए अपने विवेक से सही फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस लीडर राजीव शुक्ला ने कहा है कि कांग्रेस की जीत की शुरुआत हिमाचल से हुई थी और उसके बाद हमने कर्नाटक, तेलंगाना जीता और अब हरियाणा की बारी है। इसके बाद हम महाराष्ट्र और झारखंड जीतेंगे। कांग्रेस का ये विजय रथ लगातार आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में इंडिया इत्तेहाद पीडीपी ने खुद कहा है कि वो इंडिया इत्तेहाद को हिमायत देगी। देखिए, शुरुआत हिमाचल से हुई। पहला हमने हिमाचल जीता, इसके बाद हमने तेलंगाना जीता, इसके बाद हमने कर्नाटक जीता और अब बारी हरियाणा की है और इसके बाद जो है अब देखना महाराष्ट्र, झारखंड। तो लगातार जो है विजय रथ चल रहा है। और आज अगर आप देखें तो शुरू करें तो जम्मू कश्मीर से शुरू करें। जम्मू कश्मीर में भी पूरी संभावना है इंडिया गठबंधन की। हरियाणा में भी जो है कांग्रेस, इसके बाद दिल्ली में ऑलरेडी आम आदमी पार्टी है, पंजाब में जो है भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अब हरियाणा में भी हो जाएगी, तो वहां से यहाँ तक पूरा खाली। पर इसका दक्षिण शुरू होता, दक्षिण में तो उनकी राज्य सरकारें तो बीजेपी की लगातार घटती चली जा रही, तो कहाँ पे इनकी राज्य सरकारें बहुत कम रहेगी। तो जम्मू कश्मीर को लेकर क्या रणनीति? जम्मू कश्मीर की रणनीति यही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन वहां जीतेगा और सरकार बनाएगा। पीडीपी की जरूरत पड़ेगी, ऐसी स्थिति है? देखिए, वो पीडीपी, वो रिजल्ट आने के बाद ही कोई आदमी, पीडीपी ने तो स्वयं ऑफर किया, कल उनका बयान था कि वो अगर जरूरत पड़ी तो समर्थन देंगे। लेकिन ये जो 5 विधायक नॉमिनेट करने का वो गलत तरीका है। ये जो है ये तो मतलब धींगा मुश्ती है, वरना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पे ही
नॉमिनेशन होना चाहिए। अभी सर आपकी मुलाकात हुड्डा साहब से हुई, नायाब सिंह सैनी ने कल कहा था कि सरकार बहुमत की भाजपा की बनेगी, अगर सीटों की कमी होती है तो उनके पास अल्टरनेटिव सिस्टम। अच्छा, आप एक बताओ, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार, नायब सिंह सैनी इस समय चीफ मिनिस्टर है, वो क्या कहेंगे कि नहीं हमारी सरकार नहीं बनेगी? उन्हें तो कहना ही पड़ेगा, मजबूरी है। एग्जिट पोल तो अलग दिखा रहा है, एक तो वही तो एग्जिट पोल जो दिखा रहा है उसको नहीं मान रहे, तो वो जो है क्या कहेंगे कि हम हार रहे हैं? वो तो मजबूरी है। कल दोपहर तक तो नहीं कहना पड़ेगा हम जीत रहे हैं, कल शाम के बाद फिर वो कहेंगे कि मैं जनादेश स्वीकार करता हूं और राज्यपाल के पास जाके इस्तीफा देता हूं। उनके पास और चारा क्या है? ऑब्जर्वर्स कब तक नियुक्त होंगे और कितने दिन में सीएम की गुत्थी सुलझ जाएगी? कल तक ऑब्जर्वर नियुक्त हो जाएंगे। आइए लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमानत दे दी है। उन्हें 1-1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। अगली समाअत की तारीख 25 अक्टूबर तय की गई है। इस राहत के बाद बिहार के साबिक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अदालत पर मुकम्मल भरोसे का इजहार किया है। नहीं, देखिए, हम लोग को न्यायालय पे पूरा विश्वास है और आप सब लोगों को पता है कि ये भाजपा जिस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग करा करके राजनीतिक षड्यंत्र, पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से केस मुकदमे जो कराए जाते हैं, ये अब देश की हर एक जनता समझ चुकी है। डराना, धमकाना, दबाना, हम लोग जो है न्यायालय पर पूरा विश्वास है। हम लोग अपने पक्ष को न्यायालय में रखते हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि न्यायालय से हम लोगों को न्याय मिलेगा जैसे आज मिला है। और इस केस में कहीं भी दम नहीं है और आगे हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और हम लोगों की जीत तय है। आप सब लोग जानते हैं, जो लोग डरपोक होते हैं वो इस तरह का काम, राजनीतिक षड्यंत्र, एजेंसियों का दुरुपयोग, वो लोग करते हैं। तो हम लोग जो है इसमें कहीं कुछ छुपा नहीं है। जिसको जो गाली देना है गाली दें, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। आप कुछ भी केस बना लोगे लेकिन केस में तो दम है नहीं। तो हम लोग को पूरा विश्वास है आगे अब जो भी मामला होगा उसमें हम लोग जो है अदालत में पक्ष रखेंगे। दिल्ली के सीएम आतिशी ने बताया है कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों के मुआयने के बाद 89 सड़कों को पूरी तरह से दोबारा बनाने के लिए चुना गया है, जिनमें से 74 का टेंडर कर दिया गया है। 15 सड़कों के टेंडर पर काम चल रहा है। अरविंद जी के बेल पे बाहर आने के बाद वो और हम इंस्पेक्शन करने के लिए पीडब्ल्यूडी की कई सड़कों पे गए थे। मुझे उन्होंने एक पत्र भी दिया दिल्ली विधानसभा में पीडब्ल्यूडी की सड़कों की रिपेयर मेंटेनेंस को लेकर। उसके बाद से दिल्ली की सरकार तुरंत प्रभाव से युद्ध स्तर पर पीडब्ल्यूडी की सड़कों को ठीक करने का काम कर रही है। एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग बुलाई गई, जिसके बाद दिल्ली सरकार के सारे मंत्री, सारे विधायकों ने, पीडब्ल्यूडी के सारे इंजीनियर्स ने 1 हफ्ते के समय में दिल्ली की सारी पीडब्ल्यूडी की सड़कों का मुआयना किया। पीडब्ल्यूडी के पास दिल्ली की 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं और कुल मिला के 7000 किलोमीटर का लेन लेंथ इन सड़कों का है। तो 1 हफ्ते के टाइम स्पैन में ये 7000 किलोमीटर की लेन लेंथ की सड़कों का इंस्पेक्शन हुआ और जो सारा डेटा है वो पीडब्ल्यूडी की ऐप पे लोड किया गया। तो प्रॉपर इंस्पेक्शंस ऑनलाइन, हर पॉटहोल, हर टूटी हुई सड़क की फोटोज ली गई, उनको अपलोड किया गया। जो इन इंस्पेक्शन से निकल कर आया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी और नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या हैं। इस इंस्पेक्शन से 89 रोड्स को पूरी तरह से रीकारपेटिंग और रीस्ट्रेंथनिंग के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। ये तकरीबन 230 किलोमीटर सड़कें हैं, 1240 किलोमीटर की लेन लेंथ है। इन 89 रोड्स में से 74 का टेंडर कर दिया गया है और आने वाले कुछ दिनों में ही इनका काम इन 74 सड़कों का शुरू हो जाएगा। 15 सड़कों का टेंडर इन प्रोसेस है और जैसे ही टेंडर कंप्लीट होगा विद इन अ फ्यू वीक्स इन रिमेनिंग 15 सड़कों का भी काम शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पे पूरी सड़क को रिकारपेट करने की जरूरत नहीं है, पूरी सड़क को बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ पैचेस हैं, कहीं पे 100 मीटर सड़क खराब है, कहीं पे 50 मीटर।
दिल्ली सरकार के वजीर गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में आलूदगी लगातार कम हो रही है। सर्दियों में दिल्ली में बढ़ने वाली आलूदगी को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने 21 नुकाती विंटर एक्शन प्लान बनाया है। देखो, दिल्ली के अंदर लगातार प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। दिल्ली में सर्दियों में जो प्रदूषण बढ़ता है, जब मौसम विपरीत हो जाता है, हवा रुक जाती है, बारिश बंद हो जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ऐसे में प्रदूषण के स्तर को कैसे और कम किया जाए, इसके लिए दिल्ली सरकार ने 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान घोषित किया है। उस प्लान को लागू करने के लिए दिल्ली सचिवालय में ग्रीन वार रूम हमने संचालित कर दिया है। ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से दिल्ली के लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। जो पराली का पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बायोडिकम्पोजर का छिड़काव हमने शुरू कर दिया है। आज से ये एंटी डस्ट कैंपेन दिल्ली के अंदर शुरू किया गया है, जिसके लिए 13 विभागों की 523 टीमें गठित की गई हैं, जो आगामी दिनों में दिल्ली भर में अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाएंगी और इस बात का निरीक्षण करेंगी कि क्या वहां पर जो डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो नियम बनाए गए उसका फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी अभियान के तहत आज मैं पहले आरएमएल हॉस्पिटल का नया ब्लॉक बन रहा है, जहां पर रमा सिविल कंस्ट्रक्शन एजेंसी काम कर रही है, उसका निरीक्षण किया। उसके बाद ये गोदरेज कनॉट प्लेस में मल्टी स्टोरी जो है बिल्डिंग बना रहे हैं, इसका निरीक्षण किया है। दोनों जगहों पर हमने देखा कि आंशिक तौर पर तो पालन हो रहा है, लेकिन मेजर उल्लंघन हो रहा है। उसको देखते हुए डीपीसीसी ने दोनों कंपनियों के ऊपर 5-5 लाख का जो है पेनाल्टी लगाया है और इन सबको नोटिस दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है सारे नियमों का ये पालन करें। अगर पालन नहीं करते हैं तो आगे और सख्त कार्रवाई होगी। इजराइल गाजा जंग को 1 साल पूरा हो गया है। पाकिस्तान में इस मौके पर लोगों ने बड़ी तादाद में सड़कों पर एहतजाज किया है। ये सभी लोग गाजा की हिमायत में नारे लगा रहे थे। हाथों में फिलिस्तीन और पाकिस्तान का झंडा लेकर एहतजाज कर रहे लोगों में बच्चे और बड़े भी शामिल थे। ये प्रोटेस्ट है पूरी दुनिया के ज़मीर को जगाने के लिए, ये प्रोटेस्ट है मुस्लिम हुक्मरानों को जगाने के लिए, ये प्रोटेस्ट है अमेरिका को बताने के लिए कि तुम दहशतगर्दी का साथ दे रहे हो, अक़वाम मुत्तहिदा को बताने के लिए कि अक़वाम मुत्तहिदा मजलूमों के साथ नहीं खड़ी हुई, अपना रोल अदा नहीं कर रही। दिल्ली में 9 अक्टूबर को होने वाली T20 क्रिकेट मैच के बांग्लादेशी क्रिकेट टीम दिल्ली पहुंच गई है। यहां अरुण जेटली स्टेडियम में हिंदुस्तानी टीम के साथ 9 अक्टूबर को रमा सीरीज का दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। तो आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।